दोस्तों नमस्कार। जैसा कि कल खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ का पेपर था 16 तारीख को और पेपर थोड़ा टफ आया था क्योंकि पीसीएस वालों ने पेपर कराया था। आज हम उसके मैथ और रीजनिंग के आंसर देखेंगे, क्वेश्चन और आंसर विथ लॉजिक और फुल सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए। आज का पहला क्वेश्चन तो हम लोग देखेंगे पहले सिंपल क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के, उसके बाद जो कठिन क्वेश्चन आए थे उनकी तरफ जाएंगे। अब जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन था कि 4, 10, फिर खाली स्थान था प्रश्न चिन्ह, फिर 82, फिर 244, फिर 730। आपको बताना था कि इस स्थान पर क्या आएगा, ये आपको यहाँ पर फिल करना था। और 4 ऑप्शन दिए गए थे। पहला ऑप्शन था 14, दूसरा 24, तीसरा 28 और चौथा 77। अब इसको आपको सॉल्व करना। आपको कैसे सॉल्व, इसमें कौन सी सीरीज बन रही है देखिए, 4 और 10 है। तो आपका इसमें बन रहा था कि संख्या का 3 गुना करने के बाद उसमें से 2 माइनस करना है आपको। जैसे 4 का 3 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 12, 12 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 10। इसी तरीके से 10 का 3 गुना करेंगे फिर 2 माइनस करेंगे तो 10 का 3 गुना होगा 30, 30 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 28। इसी तरीके से 28 का 3 गुना करने के बाद फिर 2 घटाएंगे तो 28 का 3 गुना होगा 84, 84 में 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 82। तो इस प्रकार आपका एक आंसर था सी, इसका 28 इसका आंसर था। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन जो हमने लिया है पेपर में से वो भी सीरीज वाला लिया है, क्योंकि हम सोच रहे हैं सभी सीरीज वाले क्वेश्चन हो जाए। सीरीज वाले पेपर में देखिए, इसमें क्वेश्चन में सीरीज है 1, फिर उसका कॉमा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 8, फिर x, फिर 21। आपको x की वैल्यू निकालना है कि यहाँ कौन सी वैल्यू आएगी, ये आपको बताना थी। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसके ऑप्शन भी दिए थे। पहला ऑप्शन उन्होंने दिया था इसका 12, दूसरा ऑप्शन दिया था इन्होंने 13, तीसरा ऑप्शन दिया था इन्होंने 14 और चौथा ऑप्शन दिया था इन्होंने डी ऑप्शन 15। ये आपके पास ऑप्शन थे। अब इसको आपको क्या करना था, एक और एक क्या है, कुछ नहीं था। तो एक में 0, तो 0 में 1 जोड़ेंगे 1 आएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे प्लस करते जाना था इन दोनों को। इसको प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 2, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, 2 + 3 को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 5, 3 + 5 को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 8। अब 8 + 5 को प्लस करेंगे तो यहाँ आएगा 30, मतलब आपका आंसर हो जाता 13। मतलब पहले आपने 1 और 1 को जोड़ा 2, 2 और 1 को जोड़ा 3, 3 और 2 को जोड़ा 5, 5 और 3 को जोड़ा 8, 8 और 5 जोड़ते 13, और 13 और 8 जोड़ते 21। तो इसका आंसर था 13। अब हम एक और सवाल देखते हैं। क्वेश्चन आपका ये बॉक्स वाला आया था, बॉक्स में संख्या दी गई थी और आपको बताना था प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ये क्वेश्चन बहुत लोगों को नहीं हो पाया था क्लियर। चलिए हम आपको इसको बता दें। पहले इसका आपको ऑप्शन बता देते हैं। पहला ऑप्शन आपका इसका था 25, बी ऑप्शन इसका दिया था इन्होंने 27, सी ऑप्शन दिया था इन्होंने 32 और डी ऑप्शन दिया था इन्होंने 37। ये आपके ऑप्शन दिए गए थे पेपर में। अब इसको सॉल्व कैसे करना था, अब देखिए इसमें कैसे सॉल्व करेंगे। ये अपना फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब फर्स्ट कॉलम में जो संख्या दी है इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 5 × 1 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। थर्ड कॉलम में जो संख्या दी है इनका मल्टीप्लाई करेंगे 61 के अंकों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 61 मीन्स क्या होगा 6 × 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 6। यहाँ तक क्लियर है आपको। 5 और 1 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 5, 6 और 1 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 6। 5 और 6 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा आपका 11। यहाँ कितना लिखा है, इसमें 11 लिखा है। यहाँ तक क्लियर है। ऐसे 64 में देखेंगे 6 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 24, 32 है, 32 में 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6, 24 और 6 को जोड़ेंगे तो अपना आ जाएगा 30। तो यहाँ कितना लिखा इन लोगों ने 30 लिखा। अब देखिए 35, तो 3 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे वो आएगा 15 और 43 में 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12। अब आप 15 और 12 को जोड़ेंगे 15 और 12 को तो जोड़ने पाएगा 27। तो यहाँ पर क्या आना था 27। ए आपका आंसर हो जाता, बी आंसर होता। चलिए अब
ए वाले क्वेश्चन हो गए। दूसरे तरीके के क्वेश्चन आए थे रीजनिंग के, वो देखते हैं। तो रीजनिंग के इस वाले क्वेश्चन में देखिए आप, इसमें बताया था कि यहाँ पर क्या फिल करना है आपको। कहने का उनका मतलब था कि जो रिलेशन दोनों में है उसी रिलेशन के अनुसार यहाँ पर बताइए कौन सा क्वेश्चन आएगा। अब देखिए क्वेश्चन खैर सिंपल था बहुत ज़्यादा। यहाँ पर बी लिखा, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है, ई यहाँ पर नहीं आया, एक अक्षर उन्होंने मिस किया। फिर क्या लिखा उन्होंने, एफ। ऐसे यहाँ देखिए जी एच आई जे आना था, जे इन्होंने नहीं लिखा यहाँ पर। इसी तरीके से एल एम एन ओ नहीं लिखा, मतलब एक सबसे लास्ट में अक्षर लिख रहे हैं, उसके पहले एक अक्षर को ये लोग गायब कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं। इसी तरीके से इसमें आपको देखना था, जैसे मान लीजिए पहला ऑप्शन है क्यू आर एस टी, ये इसमें पूरा लिखा है तो ये आपका आंसर नहीं होगा। क्यू आर एस पहले आना था क्रम से, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। इसमें देखिए क्यू आर एस फिर टी आना था, तो टी इन्होंने एलिमिनेट किया था, जैसे यहाँ पर कर रहे थे एक लास्ट अक्षर के पहले, तो ए वाला अपना आंसर हो जाता। इसका आंसर ए था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है और ई ए का पिता है। तो डी का ई से क्या संबंध है, ये आपको बताना था। अब जैसा कि इसमें लिखा है पहले क्वेश्चन में देखिए, ए जो है बी का भाई है, मतलब कोई ए है, ए क्या है बी का भाई है, तो यहां आपने लिख लिया ए बी का भाई है, यहां तक क्लियर है। फिर क्वेश्चन लिखा है बी सी का भाई है, जो बी है ए भाई है सी का, तो बी किसका भाई हुआ, सी का भाई हुआ। इसको लिखा है सी जो है डी का पति है, सी कौन है, डी का पति है। तो जब सी पति है डी का, डी कौन हुई, महिला हुई, यहां पर डी कौन हुई, महिला, क्योंकि सी कौन है, डी का पति है, तो डी कौन हुई, महिला हुई। अब इसके बाद दिया था इसमें ई जो है ए का पिता है, ई जो है वो है ए का पिता। अब इसमें आपको बताना था डी और ई का रिलेशन क्या है, डी और ई का रिलेशन क्या है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना था। अब आप देखिए, एक महिला है, इसका पति है सी, ए सी के भाई हैं, कौन कौन भाई है, बी और ए। अब ए के पिता हैं ई, जब वो ए के पिता हैं और सी भी ए का पिता भाई है, तो ई कौन हुआ, ई भी हुआ सी का पिता। ई जब ए का पिता है और ए और सी आपस में भाई हैं, तो ई क्या हुआ, सी का भी पिता हुआ। जब सी का पिता हुआ तो सी हुआ ए का पुत्र, या ए हुई उसकी बहू, तो इसका सही आंसर था बहू, ये आपका आंसर था। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि किसी निश्चित कोड में दिसंबर को ए लिखा जाता है, जो आपके सामने लिखा हुआ है ERMBCED लिखा जाता है, तो उसी निश्चित माह में किसे इस प्रकार लिखा जाएगा, ये आपको बताना था। अब जैसे उन्होंने लिखा है दिसंबर को, तो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, उन्होंने लिखा है दिसंबर, दिसंबर को उन्होंने लिखा है। अब दिसंबर लिखा कैसे, देखिए आप, दिसंबर को उन्होंने लिखा है, उन्होंने क्या किया है, जो सबसे पहले अक्षर लिखे थे 2, इनको उठा के इन्होंने सबसे पीछे लिख दिया। फिर सी को लिया इन्होंने, सी को यहां लिख दिया, फिर उन्होंने फिर एम और बी को लिया, तो एम और बी को लिख दिया, ई आर को लिया और ई आर को लिख दिया। इस तरीके से उन्होंने लिखा था, मतलब डी को लिखा इन्होंने यहां पर, सी को लिखा यहां पर, एम बी को लिखा ए, दो दो के जोड़े में, और ई आर को लिख दिया ए। इस तरीके से उन्होंने दिसंबर को कोडिंग की थी। अब आपको बताना था कि अगर ई आर एम बी वी ई एन ओ, इसको क्या लिखा जाएगा, तो इसी तरीके से हम लोग कोडिंग करेंगे। सबसे पहले क्या लिखा है ई आर, ई आर को यहाँ लिखेंगे पीछे से, तो हो जाएगा ई आर ही लिख दो इसको, तो ये आ जाएगा आपका ई आर। फिर एम और बी, एम और बी लिख दो आप। फिर वी और ई, वी और ई लिख दें आप। फिर एन और ओ,
एन और ओ लिख दें। मतलब ई आर को लिखा आपने, फिर एम और वी को लिख दिया, फिर वी और ई को लिखा आपने, फिर एन और ओ को लिख दिया। ए आपका बन गया था नवंबर। कौन सा बन गया था आपका? आपका बन गया था नवंबर, और सही आंसर आपका था डी। ए आपका सही आंसर था। अब हम अगला क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन सभी हो गए। अब हम लोग मैथ के क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो मैथ का जो पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो देखिए आप बोर्ड पे आ रहा होगा। यदि दो संख्याओं का मासा और लासा पा क्रमशः 21 एवं 84 है, आपको मासा पा 21 और लासा पा आपको दे रहे हैं 84। कितना दे रहे हैं? 84। 84 है। और संख्याओं का अनुपात आपको दे रहे हैं 1:4, ये आपको दे रहे हैं। तो इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या होगी, तो इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या होगी, ये आपको बताना था। अनुपात 1:4 है, तो अपनी संख्या हो जाएगी x और 4x। और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा, LCM इंटू SCF। पहली संख्या है x, दूसरी संख्या 4x, इक्वल हो जाएगा 21 इंटू 84। 4 से काटेंगे 84, 21, तो एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 21 का स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू आएगी 21। एक्स की वैल्यू 21 है, ए वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आ जाएगा 21 और 84। उन्होंने आपसे पूछी है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या बराबर आपका हो जाएगा 84। ए आपका आंसर हो जाएगा। तो ए वाला सवाल आपको इस तरीके से करना था। अब चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है वो देखिए। ए बढ़ई 6 घंटों में एक कुर्सी बनाता है, बी बढ़ई 7 घंटों में एक कुर्सी बनाता है, एवं सी बढ़ई 8 घंटों में एक कुर्सी बनाता है। यदि प्रत्येक बढ़ई प्रतिदिन 8 घंटा काम करता है तो 21 दिनों में कितनी कुर्सियां बनेंगी, ये आपको बताना था। एक सवाल सिंपल था। ए बनाता है कितने दिनों में? 6 घंटों में, तो 1/6। बी बनाता है आपका 7 घंटों में, तो 1/7। और सी बनाता है आपका 8 घंटों में, तो सी की हो जाएगी वैल्यू 1/8। जो पढ़ रहे हैं उन्होंने पता होगा। तो अब तीनों मिलकर तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालेंगे। ए वैल्यू आपकी हो जाएगी, इसका एलसीएम आएगा आपका 168 एलसीएम आएगा। इसको सॉल्व करेंगे 6 से 6 दूनी 12 4 28 7 से 7 दूनी 14 2 7 चौको 28 21। इसको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 8 4 12 3 हासिल 1 73/168। ये आपका हो जाएगा 73/168। अब आप देखिए तीनों मिलकर जब काम कर रहे हैं तो उनकी क्षमता निकली है 73/168। अब इन्होंने आपसे पूछा था कि अगर तीनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन करें, 21 दिन में सॉल्व करें, 21 दिन में इसको बनाए, तो 21 से डिवाइड करेंगे 168 को, तो 8वां जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएंगे, तो अपना आ जाएगा 73। तीनों मिलकर कुर्सी बनाएंगे, कितनी कुर्सी बनेंगी? 73। तो आपका सही आंसर था इसका 73। इस तरीके से आपको ये सॉल्व। अगले क्वेश्चन में आप देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन आपको आ रहा होगा। 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। यदि ए की वर्तमान आयु 29 वर्ष है तो बी की आयु बताएं। तो आपको बी की आयु बताना थी। तो 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात कितना था? 4:5। अगर इसे लिखा जाए तो 4x इंटू 5x। अब इन्होंने कहा वर्तमान में ए की आयु थी 29। कितनी थी? 29। अब 5 वर्ष पूर्व है, जब प्रेजेंट की निकालेंगे तो ए की आयु में 5 जोड़ना पड़ेंगे क्योंकि वो 5 साल पहले की थी। प्रेजेंट में 5 जोड़ेंगे और इसकी वैल्यू आपको दे रहा है 29। तो 4x का मान हो जाएगा 29 - 5। 4x बराबर है 24। x का मान आ जाएगा आपका
4 से काटेंगे 6 बार, कटेगा आपका 6। आगे यहाँ पर, अब यहाँ पर आपसे पूछा था उन्होंने, तो बी की वर्तमान आयु बताएं। अब जब ए है 5 वर्ष पूर्व की आयु, जब इसमें रखेंगे वैल्यू, तो ए आएगा 24, ए आएगा 30, लेकिन बी की प्रेजेंट एज, वर्तमान आयु हो जाएगी, ए थी 5 साल पुरानी वाली, तो 30 में आप 5 जोड़ेंगे तो 35। ए आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा आपका? 35 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सवाल आपको इस तरीके से। दूसरा सवाल है जो हमने लिया है, नेक्स्ट सवाल, वो है एक वृत्त की 2 जीवाएं ए बी तथा सी डी वृत्त के बाह्य बिंदु पी पर काटती हैं। किस बिंदु पर काटती हैं? पी पर काटती हैं। यदि कोण पी ए सी बराबर 50 हो, यदि कोण पी ए सी बराबर 50 हो, तो पीडीबी, तो कोण पीडीबी का मान बताना है। इस सवाल में क्या था, एक वृत्त है, इसकी 2 जीवाएं थी ए बी और सी डी। ये बाहर किसी बिंदु पी पर एक दूसरे को काटती हैं, बाह्य बिंदु पी पर काटती हैं। यदि कोण पी ए सी, कोण पी ए सी, इसका मान आपको दे रहे हैं 50, और मान बताना पी डी बी, कोण पी ए सी इसका मान दे रहे हैं 50, और कोण पी डी बी इसका मान आपको बताना है। अब जब पी ए सी का मान 50 है, तो आप कर सकते हैं, एक तो थ्योरम है 9-10 में, वो पढ़े आप, नहीं आ रहा हो तो देखिए, ए बन जाएगा आपका चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज बनने से जो 50 है, ए वाला कोण हो जाएगा आपका 130। चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों 180 होता है। जब जी 130 है, एक सीधी रेखा पे बना हुआ कोण कितना होता है? 180 का। जे 130 है, तो इससे इस वाला कितना बचेगा आपका? 50। तो इसका आंसर भी आपका कितना आएगा? 50 डिग्री। तो ये आपका आंसर था। इस तरीके से ये सवाल आपको करना था। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही थी। तेज चलने वाली रेलगाड़ी ने धीमी गति वाली रेलगाड़ी में खड़े किसी व्यक्ति को 18 सेकंड में पार किया। कितने समय पार किया? 18 सेकंड में पार किया। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई बताएं। अब जिन्होंने रेलगाड़ी सवाल पढ़े हैं उन्हें समझ में आ जाएगा, हम पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपको केवल सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली लाइन है कि रेलगाड़ी एक ही दिशा में चल रही है। जब एक ही दिशा में चलेंगी तो इनकी सापेक्ष चाल, हम आपको बताइए, जब कोई रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाती है तो उनकी चाल हमेशा घट जाती है, और विपरीत दिशा में जाएंगे चाल हमेशा जुड़ती है। अब जो एक ही दिशा में तो चाल घट जाएंगी, तो 90 - 70 ये आपकी हो जाएंगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो जाएंगे? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसको मीटर पर सेकंड में चेंज किया तो 20 × 5/18 मीटर पर सेकंड में ही चेंज हो जाएगी। तो सापेक्ष चाल आपकी हो गई। अब समय उसमें दे रहे हैं 18 सेकंड। अब सवाल में आपसे कहा है कि तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई। इसमें आप ऐसे सवालों में हमेशा एक ही निकाल सकते हैं, जिसमें व्यक्ति बैठा है दूसरी वाले की ही निकालता है। तो लंबाई तो वैसे होता है फॉर्मूला, चाल बराबर दूरी बटे समय। लंबाई हम मान लेते हैं, लंबाई को माना हम लोगों ने L, ठीक है। तो चाल कितनी है अपनी? चाल है अपनी 20 × 5/18। दूरी मीन्स होती है रेलगाड़ी के सवाल में रेलगाड़ी की लंबाई, उसको दूरी बोलते हैं। तो ये हो जाएगी L। समय लगा है 18। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, तो L बराबर वैल्यू आ जाएगी 20 × 5/18 × 18। 18 से 18 कैंसिल हो जाएंगे, 20 और 5 का गुणा करेंगे तो आएगा 100 मीटर। इतना सा सवाल था ये, केवल इसको आपको सॉल्व करना था। इस तरीके से सॉल्व होता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को बिक्री मूल्य के 3/4 पर बेचने पर, बिक्री मूल्य के 3/4 पर बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि हुई। कितने परसेंट की हानि हुई? 10% की हानि हुई। यदि उसे मूल्य बिक्री मूल्य पर बेचा जाए, यदि उसे मूल्य बिक्री मूल्य पर, जो ओरिजिनल उसकी सेलिंग प्राइस थी एसपी, उस पर बेचा जाए, तो लाभ और हानि का परसेंट क्या होगा? अब आप देखिए, बिक्री मूल्य में से होता है सेलिंग प्राइस मतलब एसपी, और क्रय मूल्य होता है सीपी।
अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? हम लोग जानते हैं कि हानि परसेंट बराबर फॉर्मूला होता है, जिन्होंने प्रॉफिट लॉस का चैप्टर नहीं पढ़ा समझ लें। हानि आपको जब ही होगी जब आप क्रय मूल्य से कम दामों में बेचेंगे कोई वस्तु। जैसे कोई वस्तु 100 रुपए की हो, आप उसे 80 में बेचेंगे, तभी आपको हानि होगी। तो हानि परसेंट का फॉर्मूला होता है CP माइनस SP बटे CP गुणा 100। जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो इसको नोट कर लें फॉर्मूला को, कि हानि परसेंट में जब भी आएगी तो CP माइनस SP बटे CP गुणा 100। अब इस सवाल में क्या है, वो बोल रहे हैं हानि हुई है 10%, 10 लिख दिया आपने। CP आपको पता नहीं है, CP मीन्स क्रय मूल्य, SP मीन्स विक्रय मूल्य। SP उन्होंने क्या कहा, 3/4 पर बेचा। जो विक्रय मूल्य था उसके 3/4 SP पे आपने बेचा, बटे CP गुणा 100। अब आप देखिए 100 को नीचे लेते आएंगे तो यहाँ 10/100 हो जाएगा। यहाँ LCM लेंगे तो आएगा 4CP माइनस 3SP बटे 4 यहाँ CP, ये आपका हो जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे कैंसिल हो जाए, 1/10 बराबर आपका हो जाएगा 4CP माइनस 3SP बटे 4CP, ये आपका हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4CP इक्वल आएगा 40CP माइनस 30SP, ये आपका क्लियर है। अब 30SP इक्वल हो जाएगा आपका 4 इस साइड चले जाएंगे तो आपका हो जाएगा 36CP। तो SP बटे CP, CP को नीचे आएगा 36 बटे 30, 6 से डिवाइड करेंगे 6:6/5, मतलब SP बटे CP का मान आया 6/5। अब SP का मान है 6 और CP का मान है 5, कन्फर्म है। SP का मान कितना है आपका 6 और CP का मान है आपका 5। जो SP का मान ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा, ये कन्फर्म बात है आपकी। तो प्रॉफिट बराबर हो जाएगा, प्रॉफिट हुआ तो फॉर्मूला हुआ SP माइनस CP बटे CP गुणा 100। अब SP कितनी है 6, CP 5 बटे CP गुणा 100, तो 1/5 गुणा 100 परसेंटेज में रहता है, तो 5 से 100 डिवाइड करेंगे 20, तो कितने परसेंट आएगी 20%। इस तरीके से इस सवाल को आपको सोल्व करने था कि प्रॉफिट मीन्स लाभ, कितना लाभ परसेंट में हुआ आपको 20% का लाभ हुआ, ये आपका सही आंसर। हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है वो देखिए, यदि मूलधन पर 5% प्रति वर्ष की दर पर दूसरे वर्ष में, ध्यान देना आप लोग, दूसरे वर्ष में, 2 वर्ष नहीं बोलवाना, दूसरे वर्ष में 420 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज मतलब CI मिलता है, तो मूलधन कितना है। यहाँ पर सबसे मेन बात है, इन्होंने लिखा है दूसरे वर्ष, ना कि 2 वर्ष में। जब भी ऐसे सवाल आए तो आपको सोल्व कैसे करना है वो समझ लीजिए। आपको इस तरीके का एक चार्ट बनाना है, यहाँ लिखेंगे SI, यहाँ लिखेंगे CI। मान लीजिए पहली साल है, 1 साल तक SI और CI इक्वल रहते हैं। जैसे 5% यहाँ पर आपका लगा तो 5% की दर से यहाँ पे और ब्याज लगेगा। 1 साल बाद ही SI CI में चेंज होता है। CI का मतलब ही होता है ब्याज के ऊपर ब्याज। SI में क्या होता है, दूसरी साल भी 5% ही लगेगा। CI में क्या होता है, जो 5% था ब्याज के ऊपर ब्याज, मतलब 5 का भी फिर 5% आपको निकालना पड़ेगा। 25/100 ये आपको हो गया 0.25, तो जो होगा 0.25 मतलब 5.25, ये आपका हो गया। अब ओनली उन्होंने कहा है दूसरे वर्ष का, आपको मतलब था केवल इससे दूसरे वर्ष से। तो किसी धन पर दूसरे वर्ष में कितना ब्याज दिया 5.25, उसकी वैल्यू कितनी है 4, मतलब किसी धन को x मान लेते हैं, इसके 5.25% जो किसमें परसेंट में है, परसेंट में है, इसकी वैल्यू है 420। अब x इंटू 5.25 है, पहले आप दशमलव हटाएंगे तो 20 100 आ जाएंगे नीचे, परसेंट का निशान हटेगा फिर 100 आ जाएंगे 420। इसको सॉल्व करेंगे, 25 से काटेंगे 100 4 बार कटेगा, 25 से काटेंगे 21 बार कटेगा, 21 से अपन लोग 420 काटेंगे तो 20 बार कटेगा, 21 दूनी 42। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 4 दूनी 8, तो आपका हो जाएगा 8000। तो आपको इस तरीके से इस सवाल को सॉल्व करना था। बड़ा ही सिंपल सवाल था, देखने में कठिन लग रहा था ये। चलिए, तो आज हम लोग अब पेपर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन मैक्सिमम लोग सोल्व ही नहीं कर पाए, क्योंकि उस क्वेश्चन में थोड़ी सी उन्होंने ट्रिक दी थी, वो हम आपको बताएंगे क्यों सोल्व नहीं हुआ क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन आया था, यदि x बराबर 2 + 2
फिर 1/3 लिखा था प्लस 2/3 हो तो एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x का मान बताएं। इस सवाल को जितने लोगों ने सॉल्व किया, तो जब उन्होंने इसको सॉल्व किया तो x का वैल्यू आई थी उन लोगों की 7 और x की वैल्यू यहाँ रखने पर ऑप्शन आ रहे थे 91, बल्कि ऑप्शन 91 थे ही नहीं, आंसर ऑप्शन ओनली थे 2 ऑप्शन था, एक ऑप्शन 1 था, एक ऑप्शन 4 था, एक ऑप्शन 3 था। 91 ऑप्शन ही नहीं आ रहा था और x की वैल्यू 7 रखने पर 91 ही आता। इस पर यहाँ पर क्या हुआ था, पूरी इस प्रॉब्लम देखिए आप, जो टाइपराइटर होगा उससे गलती क्या हुई, क्वेश्चन को उसने सही तरीके से टाइप नहीं किया। क्वेश्चन क्या था वो देखिए, क्वेश्चन इस तरीके से था x बराबर 2 प्लस 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3। ये जो टाइप करते हैं तो फॉन्ट में गलती की वजह से हुआ था, इस वजह से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, 2 को इस साइड लाएंगे, फिर आपका 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये 2 फॉर्मूले याद करना पड़ेंगे। a प्लस बी का होल क्यूब, सिंपल फॉर्मूले हैं सभी को आते होंगे, 3ab a प्लस बी, और a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। इसी से ये आपके सवाल हो जाएंगे। अब देखिए यहां पर हम क्यूब बोथ साइड, दोनों ओर का घन करने पर, क्यूब बोथ से दोनों का घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 की पावर होल क्यूब और 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब a माइनस बी का होल क्यूब, एक फॉर्मूला रखेंगे तो आएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। ये तो आपको इस फॉर्मूले से मिलेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। ये आ जाएगा आपका, यहां तक क्लियर है। अब देखिए आप x क्यूब 2 की पावर 3 का मान 8, यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6x और x माइनस 2। यहाँ देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाना चाहिए 2, यहाँ 3 से 3 के 2 की पावर 2 का मान आएगा 4। इसको जब सोल्व करेंगे तो इन दोनों पदों को जोड़ेंगे, 2 की पावर 1/3 2/3 गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। क्या होती हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो 1/3 और 2/3 को जोड़ेंगे तो आएगा 1, तो इसकी वैल्यू पूरी की होगी 2 और 3 और 2 का मल्टीप्लाई होगा 6। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर होगा बाय इक्वेशन 1, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अपन लोग इसकी वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी x माइनस 2। क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी वैल्यू आ जाएगी x माइनस 2। अब हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा x क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल 6 प्लस 6x माइनस 12। ये आपका हो जाएगा। अब देखिए हम यहां सॉल्व कर देते हैं और 2 लाइन का सवाल बचा है केवल। तो आपका आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस के 12x। 8 को हम लोग इस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा 8 प्लस 6 प्लस 6x माइनस 12, तो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस के 12x। इसका यहाँ पक्षांतर कर देंगे तो माइनस के 6x। अब इसको सॉल्व करें, 8 और 6 14, 14 में से 12 घटाएंगे 2 बचेगा आपका, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x इक्वल 2। ये आपका आंसर आ रहा था, इसका आंसर 2 आना था। ये गलती यहाँ पर जो उसने पेपर टाइप किया उसकी वजह से गलती हुई थी, इस वजह से आंसर नहीं आ रहा था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये आंसर पहुंच चुके हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी हम चैनल पे नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं, इसका LCM पढ़ाएंगे। हमारे चैनल से जुड़ें तो इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।